हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी लिखी है रूपा शाह रूपाली जी ने। अब मैं कहानी आप लोगों को रूपाली जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तुम मेरे हो बेटा, सुनो ना बेटा, तुम मेरे हो। वो औरत बार बार यही दोहरा रही थी। शुभम भागकर घर के अंदर चला गया जहां प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, उसे परेशान देख प्रिया ने पूछा। वो औरत आज भी मेरा पीछा कर रही थी। वो सब छोड़ो प्रिया, मैं तुम्हारी शादी से पहले हवेली को बिल्कुल नया करना चाहता हूँ। फिर हम वहीं से पूरे धूमधाम से शादी करेंगे। मैं कल सुबह ही वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। शुभम सब वहाँ आसपास के गांव वाले कहते हैं वहाँ से डरावनी आवाज आती है। तुम मत जाओ, हम यहीं से शादी कर लेंगे। वो मेरे दादाजी की बनाई निशानी है जिसे मैं कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। कोई जरूर है जो उसे हथियाने के लिए अफवाह फैला रहा है। मैं खुद जाकर उसका पता लगाऊंगा। प्रिया ने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना और सुबह ही हवेली के लिए निकल गया। हवेली के सामने पहुंचकर उसने एक नज़र उस पर डाली। ऐसा लगा जैसे वो उसका ही इंतजार कर रही थी। धीरे से वो लोहे के बड़े दरवाजे को खोलकर भीतर चला गया। एक अजीब सी उमस थी वहाँ के वातावरण में। हवा बिल्कुल शांत थी पर सूखे पत्ते ऐसे फड़फड़ाते जैसे कोई उसके ऊपर से भागा। घबराकर उसने उस ओर देखा तो एक बिल्ली अपनी चमकीली आंखों से उसे ही घूर रही थी। ओह, तो बिल्ली है, सोचकर उसने चैन की एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। तभी उसे लगा जैसे आम के टूटे हुए पेड़ से कोई झांक रहा है। उसने गौर से देखा तो वहाँ एक बड़ा सा उल्लू था। वो आगे बढ़ गया। भीतर दरवाजे पर पहुंचकर उसने उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, फिर भी वो ऐसे बंद था जैसे सालों से उसे खोला ही नहीं गया हो। उसने पूरी ताकत लगाई पर वो उसे हिला भी ना पाया। तभी उसने दूर हवेली की चार दीवारी के कोने में एक 10-12 साल का बच्चा खड़ा उसे ही ताक रहा है। उसने हाथ के इशारे से उस बच्चे को अपने पास बुलाया तो वह धीरे धीरे आकर उसके सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम और इस वीराना हवेली में क्या कर रहे हो? उसने पूछा। अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, अपनी माँ को। और यहाँ? हाँ, वो अंदर हैं। चलो देखते हैं। लेकिन ये दरवाजा तो। वो अभी बोल ही रहा था कि बच्चे ने दरवाजे को आसानी से ढकेलकर खोल दिया और उससे बोला, अंदर आ जाओ। वो उसके पीछे अंदर चला गया। हवेली सालों से बंद पड़ी थी तो अंदर हर जगह हर वस्तु में धूल जमी हुई थी। जगह जगह मकड़ियों ने जाले डाल रखे थे। अचानक कई चमगादड़ एक साथ फड़फड़ाते हुए उड़े तो बच्चे ने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत बेटा, ये हवेली बहुत दिनों से बंद है ना, इसलिए इन सब ने इसे अपना घर समझ लिया है। चलो अपनी माँ को आवाज दो। बच्चे ने पुकारा, माँ माँ। तभी बगल के कमरे से औरत निकलकर आई। वो खुश होकर बोली, देखो बेटा, तुम्हारी माँ आ गई। फिर उसने उस औरत से पूछा, आप यहाँ अकेले इस बंद हवेली के कमरे में क्या कर रही थी? मैं तो यहाँ अपने पति के पीछे आई थी पर कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। वो रोती हुई बोली, देखिए आपका बेटा आपको ढूंढ रहा था। ये मेरी माँ नहीं है, देखो कितनी बुढ़िया है। कहकर वो बच्चा रोने लगा। कोई बात नहीं है बेटा, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ निकालेंगे। तब तक ऐसा करते हैं, इस जगह की सफाई करके इसे थोड़ा बैठने लायक बनाते हैं। सही कहा तुमने बेटा, मैं कब से इस बुढ़िया को यही समझा रहा था पर ये आजकल इतनी आलसी हो गई है कि मेरी कोई बात नहीं मानती है। सामने रसोई घर से धोती कुर्ते में एक शख्स बाहर निकला और उस बुढ़िया औरत को
देखकर बोला, जी आप कौन? उसने पूछा। ये मेरा पोता है, वो औरत बोली। अच्छा बरखुरदार, पहले अपना शुभ नाम तो बता दो। शुभम। वह बहुत सुंदर नाम है, मेरे पोते का भी यही नाम है। आपका पोता कहाँ है अभी? यही तो सामने खड़ा है, वो बच्चे को खुद से चिपकाती हुई बोली। और इसके पिता? होंगे हवेली में यहीं कहीं, नाराज पड़े रहते हैं, ना किसी से कुछ बोलना, ना किसी से कुछ सुनना। आप लोग यहाँ रहते हैं? अरे नहीं, हम तो आज ही आए हैं। वो बुढ़िया हड़बड़ाकर बोली, चलो पहले हम सब मिलकर इस जगह को साफ कर देते हैं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। बुढ़िया औरत बोली। सब जल्दी जल्दी उस जगह की सफाई में लग गए। तभी एक औरत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और बोली, क्या मैं भी मदद कर दूं आपकी? मैं इसकी माँ तारा। माँ कहता हुआ वो बच्चा उसके पास भागकर गया और उससे लिपट गया। वाह शुभम, तेरी माँ भी मिल गई, चल अब खुश हो जा। शुभम मकड़ी के जालों को झाड़ते हुए बोला। शुभम बच्चा अपना नया नाम सुनकर हैरान था। तेरा और मेरा एक ही नाम है, अब पहचानने के लिए कुछ तो बदलना होगा ना। जब वो बोला तो बच्चा हंस पड़ा। सब मिलकर वहाँ की सफाई में लग गए और कुछ ही देरी में वो बैठक चमकने लगा था। सोफे का ढका कवर हटाकर शुभम उसमें लेट गया और बोला, काश की एक कप चाय मिल जाती। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शुभम की माँ तारा हाथ में चाय का कप लिए उसके सामने खड़ी थी। वाह, इतनी जल्दी? वो खुश होकर बोला, तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने बना लिया था। आप सब नहीं पिएंगे? चाय नहीं पीते? तीनों एक साथ बोले। तीनों एक साथ? वाह क्या बात है। वो चाय की चुस्की लेने लगा। अच्छा चलिए ये बताइए, आप सब यहाँ इस हवेली में क्यों आए? क्या आपने सुना नहीं है लोग इस जगह के बारे में क्या बात करते हैं? शुभम ने बोला। क्या बात करते हैं? हम तो इसे अपना बनाने के लिए आए हैं। लोग कहते हैं हर रात 12 बजे इस हवेली से भयानक चीख आती है। ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई लोग दर्द से चीख रहे हैं। वो कुछ कहता है, पर क्या कहता है ये किसी को समझ नहीं आता। ये सब जानकर भी तुम यहाँ आ गए? हाँ, क्योंकि यह मेरी हवेली है। मैं यहाँ से जुड़ी हर कहानी को झूठा साबित कर यहीं से अपना विवाह करना चाहता हूँ और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सबने एक दूसरे को देखा। तभी हाथ में कुल्हड़ी लिए कोई सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी आंख लाल लाल थी, जैसे बहुत गुस्से में हो। वो आकर उसके सामने बैठ गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। हेलो, मैं शुभम, और आप? वो उसकी ओर हाथ बढ़ाकर आगे आया, पर उसने बिना हाथ आगे किए अपना चेहरा फेर लिया। ये मेरा बेटा है भीम, अभी थोड़ा नाराज है। वो बूढ़ी औरत बोली। कोई बात नहीं, रात होने वाली है, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर हम अपने सोने की व्यवस्था कर लेते हैं। सब हो गई है। तुम्हारे आने से पहले ही हमने सारे कमरे साफ कर लिए थे और अब खाना भी तैयार है। सच में? वाह। फिर अपना फोन निकालकर उसने प्रिया से बात करने की कोशिश की, पर वहाँ नेटवर्क ही नहीं थे। रात हो आई थी। रात में वो जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, शुभम बोला। अरे डरने की कोई बात नहीं बेटा, ये सब भूत प्रेत आत्मा ये सब कहानियों में ही होते हैं, इसलिए इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। कहते हुए शुभम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तारा शुभम के लिए खाना लेकर आई। आप सब भी खा लीजिए, वो बोला। अभी नहीं, अभी हम अपनी बेटी झुमकी का इंतजार कर रहे हैं। वो कॉलेज गई है, अभी आती ही होगी, वो बुढ़िया औरत बोली। शुभम ने खाना खाया। वो लंबी दूरी तय कर आया था, थका हुआ था, इसलिए एक कमरे में जाकर लेट गया। कुछ ही देरी में उसे नींद आ गई।
घड़ी में 12 बजने की घंटी बजी। वो उठ बैठा। अभी उसके कानों में तेज रोने की आवाज गूंजने लगी। कई लोग एक साथ चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो धीरे धीरे अपने कमरे से निकलकर बैठक में पहुंचा, पर वहां कोई भी नहीं था। लगता है सब कमरे में चले गए हैं। यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन किसका कमरा है। सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था। दर्दनाक चीख अब तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा रहा है। अब ये चीख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अपनी हथेली से कानों को दबाकर वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी। चलते चलते वो एक ऐसी जगह में पहुंचा जहां एक तहखाना था। वो दरवाजे पर खड़ा भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मेरे परिवार को कुछ मत कीजिए। वो मेरी बेटी है, छोड़ो उसे। ऐसा अनर्थ मत करो। अरे ऊपर वाले से डरो। माँ बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। भैया मुझे बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे छोड़ दो। मालिक हम दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, अपनी शकल भी नहीं दिखाएंगे। रहम मालिक, रहम। आप बड़े लोग हैं, आपके पैरों में सिर झुकाता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद आवाज शांत हो गई। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डरकर पीछे पलटा और बोला, कौन हो तुम? वो एक लड़की थी। उसने अपनी अंगुलियों मुंह पर रखकर चुप रहने का इशारा किया और उसे पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने पूछा, अब बताओ कौन हो तुम? मैं झुमकी। अच्छा, तुम उनकी बेटी हो? क्या तुम बता सकती हो अभी वहाँ क्या हो रहा था? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कहते हुए वो बिस्तर पर लेट गई। हे, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? अपने कमरे में जाओ। वहाँ मुझे डर लग रहा था, अगर वो मुझे उठाकर ले गए तो। वो बैठा बैठा यही सोच रहा था कि आखिर वहाँ क्या हो रहा था। बैठे बैठे रात के 2 बज गए। तभी बाहर एक तेज रोशनी सी उठी। उसने खिड़की से झांककर देखा तो बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें आग लगी थी। सब बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। आग इतनी भीषण थी कि भीतर कौन है उसे नजर भी नहीं आ रहे थे। वो दौड़कर उस ओर भाग रहा था। तभी उस लड़की ने अपना हाथ लंबा किया और उसे पकड़ लिया। वो उसे खींचते हुए बैठक में ले आई और जोर से पटक दिया। हर ओर एक डरावना शोर था। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत, उसका बेटा शुभम और उसकी माँ सभी आ गए। सब एक साथ जोर जोर से रो रहे थे। फिर अचानक से सब जोर जोर से हंसने लगे। ये क्या हो रहा है? आप सबको ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए और मेरे साथ बाहर चलिए। वहाँ एक कार में आग लग गई है। अब्बू और जोर जोर से रो रहे थे। धीरे धीरे उनका चेहरा बदलने लगा। चेहरा सफेद, डरावनी लाल आंख, शरीर के कई जगह के मांस गायब थे। वो सब एक साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे, कभी रोते कभी हंसते। अपनी डरावनी शक्ल से उसे डराते हुए वो उसके पास आए। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और टेबल के ऊपर पटक दिया। वो दर्द से कहर उठा। उन सबने उसे टेबल से बांध दिया। अब सबके हाथ में एक कारी थी। वो सब मिलकर एक साथ उसे जिंदा ही काटने लगे। वो दर्द से चीखा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बाहर सूरज निकल आया था। खिड़की से छनकर अब रोशनी बिस्तर तक आ रही थी। शुभम उसे हिलाकर जगा रहा था। भैया आप क्यों चिल्ला रहे हैं? वो घबराकर उठ बैठा। पसीने से तरबतर वो सोच रहा था, तो क्या मैं सपना देख रहा था? तभी एक लड़की कमरे में चाय लेकर आई। झुमकी, तुम झुमकी हो ना? अरे आप तो बिना मिले मेरा नाम भी जानते हैं।
मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिली, फिर इसका नाम कैसे जानते हो? वो सोच रहा था। सुबह उठते ही वो तहखाने की ओर भागा, पर जब वो वहां पहुंचा तो भीमा अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए दरवाजे पर खड़ा था। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो काट दूंगा, वो गुस्से से बोला। वो डरकर पीछे हट गया और अपने कमरे में लौट आया। उसे ये सारे लोग उसे बहुत ही रहस्यमयी लग रहे थे और अब वो उन्हें वहां से बाहर करना चाहता था। वो बैठक में पहुंचा और बोला, आप सब इस हवेली को खरीदने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मैं इसे नहीं बेचना चाहता। तुम होते कौन हो इसे बेचने वाले? ये हमारी और हमारी ही रहेगी। भीम गुस्से से बोला, ये कैसी जबरदस्ती है? इसके पूरे कागजात है मेरे पास। आप सब निकल जाइए यहाँ से। पता नहीं इस घर में कौन सा आपराधिक काम कर रहे हैं। मैं सब समझ गया हूँ। आप लोगों ने ही इसके बारे में झूठी खबर फैलाई है कि यहाँ भूत रहता है। तेरी तो मैं। भीम कुल्हाड़ी लिए आगे बढ़ा। रुक जाओ बेटा, उसके पिता ने उसे रोक दिया। सिर्फ आपके कारण ये रात को बच गया, कहते हुए भीम वहाँ से चला गया। शुभम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो आगे क्या करे। परेशान सा वहीं सोफे पर बैठ गया। तभी झुमकी चीखी, देखो एक लड़की आ रही है भीतर। शुभम ने चौंक कर देखा तो दरवाजा बंद था, बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। खत्म कर दूं क्या उसे? इस बार छोटे शुभम पूछ रहा था। नहीं, रात को एक साथ, उसकी माँ बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा अपने आप खुल गया। ये प्रिया थी। जैसे ही वो अंदर आई, दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब शुभम उनकी असलियत कुछ कुछ समझने लगा था। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और वहां से भागने की कोशिश की, पर लाख कोशिश के बाद भी दरवाजा ना खुला। जाने दो हमें, तुम हमें ऐसे कैद नहीं कर सकते, वो गुस्से से चीखा। सारे उसके चारों ओर खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। क्या हुआ शुभम, क्यों चीख रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम क्यों आई यहाँ? अब ये लोग ना जाने हमारे साथ क्या करेंगे। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और कौन लोग? ये जो यहाँ खड़े हैं, पर यहाँ तो कोई नहीं है। प्रिया, सब इस हवेली के बारे में सही कहते हैं। यहाँ एक नहीं कई आत्मा हैं और कल से मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ। तुम चलो मेरे साथ, कहकर वो उसे लेकर अपने कमरे की ओर भागा और भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। पूरा दिन कमरे के अंदर ही गुजर गया। रात निकल आई थी। दोनों डर से एक दूसरे के हाथ थामे बैठे थे। तभी घड़ी ने 12 बजे की घंटी बजाई। उनके कमरे में तेज हवा चलने लगी और चीज आपस में टकराने लगी। एक एक कर सब बंद दरवाजे से ही भीतर आ गए। वो दहाड़ मारकर कभी रोते कभी हंसते। पूरी हवेली चीख से गूंजने लगी। सबने मिलकर दोनों का हाथ पकड़ा और कुछ ही पल में वो उस तहखाने में थे। वहाँ कई तरह के औजार रखे हुए थे। बीच में एक बड़ा सा टेबल था। अब शुभम वहाँ टेबल के बीच में बंधा खुद को आजाद करने की विनती कर रहा था। वहाँ की स्थिति देख प्रिया डर से बेहोश हो गई। सब जोर जोर से हंसने लगे और हाथ में आरी लिए उसे काटने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। अभी वो पास पहुँचे ही थे कि बूढ़ा आदमी बोला, रुक जाओ, कल भी आपने रोक दिया था और आज भी क्यों? भीम गुस्से से चिल्लाया। ये भोला बार बार बीच में आकर हाथ क्यों जोड़ रहा है? उसने शुभम की ओर देखकर आश्चर्य से कहा, भोला काका वो यहाँ? हाँ। भोला सामने आया और बोला, क्या बताना चाहते हो? ये मेरा बेटा है, मेरा और बिनी का, इसे मत मारो। एक गिड़गिड़ाती हुई आवाज आई। ऐसे कैसे हो सकता है? कौन हो तुम जो अपने आप को मेरा पिता बता रहे हो? मेरे पिता तो ठाकुर रणधीर सिंह थे और मेरी माँ का नाम शीतल था। एक पागल औरत भी है जो अक्सर मेरे घर के दरवाजे पर आकर खुद को मेरी माँ कहती है। शुभम आश्चर्य से बोला।
वो पागल नहीं है, पागल वही तेरी असली माँ है। फिर से कपकपाती आवाज आई। अब उसकी रस्सियां खुल चुकी थी। वो उठकर बैठ गया। ये कैसे संभव है? मैं और विनी यही हवेली में रखकर सबकी सेवा करते हैं। मालकिन और विनी ने दोनों ही एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया। मालकिन ने एक लड़की को जन्म दिया था और विनी ने एक बेटे को। मालकिन की आज्ञा से दासी ने रात को ही बच्चा बदल दिया। बिनी बेहोशी की हालत में थी। उसने सुन लिया था कि उसने एक बेटे को जन्म दिया। होश आने पर उसने मुझे ये बात बताई। मैंने अपने बेटे को वापस पाने की कोशिश की तो उनके गुंडों ने यहाँ तहखाने में लाकर मेरी हत्या कर दी। बिनी को पागल कहकर हवेली से निकाल दिया गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कोई उसकी सुनने वाला ना था। और आज वही मेरा बच्चा यहाँ खुद को उस हत्यारे की औलाद और अपनी माँ को पागल बता रहा है। आवाज सिसकती हुई बोली, इसका यही अर्थ हुआ कि अब बदला लेने के लिए ठाकुर का कोई चिराग बचा ही नहीं है। भीम ने पूछा। नहीं, अब मेरे साथ तुम सब भी मुक्त हो सकते हो। मैं तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए ही यहाँ कैद था। और तुम किस बात का बदला लेना चाहते हो मुझसे? शुभम ने पूछा। ये जमीन मेरी थी जिसमें आज ये हवेली खड़ी है। मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगाकर मुझसे छीन लिया गया। जब मैं उनके आगे रोता गिड़गिड़ाता अपनी जमीन मांग रहा था तो मुझे जिंदा ही बांधकर आरी से काट दिया गया। पिता रोते हुए बोले। आज पिताजी 2 दिन तक घर नहीं लौटे तो मैं नाराज होकर और उन्हें डराकर इसके बारे में पता करने यहाँ आया था। पर सबने मिलकर मेरा भी वही हाल किया जो मेरे पिता का किया गया था। भीम बोला। फिर मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहीं आया। विनती की हमने, नहीं चाहिए जमीन, बस मेरे पुत्र और पिता कहाँ हैं बता दीजिए। पर अपनी असलियत खुल जाने के डर से वो हमें इस तहखाने में लेकर आए। उन दरिंदों ने हमारी आंखों के सामने हमारी बहू और बेटे का इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और हमें मारकर यहाँ दफन कर दिया। कसाईयों को इस मासूम पर भी दया न आई। शुभम का सिर शर्म से झुक गया। वो बोला, भगवान की कृपा है, मैं उन दरिंदों के परिवार का खून नहीं हूँ, पर शायद मेरे कोई पिछले जन्म का पाप था जो मैं आज तक उन्हें अपना मानता रहा। मैं खुद उन्हें उनके किए की सजा दिलाता, पर उन्हें उनकी की सजा मिल चुकी है। कार में आग लगने के कारण एक दिन में पूरा परिवार की मौत हो गई। तब मैं अपनी नानी के घर था, इसलिए बच गया। वो आग हमने ही लगाई थी और तुम्हें इस खानदान का आखिरी चिराग माना। तुम्हारे यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। भीम बोला। अब हम मुक्ति चाहते हैं बेटा, हमारी अस्थियों को अग्नि दे दो। अचानक तहखाने की जमीन एक जगह से खिसक कर और वहाँ कई कंकाल नजर आने लगे। शुभम भागकर रसोई से दिया सलाई और तेल ले आया और उन अस्थियों को अग्नि देकर अंतिम संस्कार कर दिया। अपना ख्याल रखना बेटा, और अपनी माँ का भी जो सालों से भटक रही है। उसके पिता की आवाज आई। मैं अपनी जान से बढ़कर अब उनका ख्याल रखूंगा बाबा, आप भी हमारे साथ रहना। वो रोते हुए बोला, नहीं बेटा, ये संभव नहीं, अब मुझे जाना होगा, अलविदा। बाकी सभी ने भी उससे विदाई मांगी। कुछ ही देर में वो जगह बहुत ही हल्की लग रही थी। शुभम को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कोई बोझ था जो उतर गया। अपनी गोद में प्रिया को उठाकर वो वहां से बाहर निकल आया। कुछ देर बाद प्रिया होश में आ गई। शुभम ने उसे सारी घटना बता दी और दोनों अपनी शादी से पहले माँ की तलाश में निकल पड़े। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।